देखिए, ग्रह जो है, ग्रह दृष्टि जिसे हम बोलते हैं, वो जिस ग्रह में, जैसे आप बोल रहे हैं शनि जी जिस ग्रह में हो, जिस हाउस में होंगे, वो जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे उधर उनका अलग अलग इफेक्ट्स होता है। कुंडली मिलान हम इसीलिए करते हैं ताकि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी बनी रहे। उनके तारा, उनके नक्षत्र, उनका जो नाड़ी होता है, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं कुंडली मिलान में। 36 में से 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए। उसके आगे मिले तो इट्स योर लक, मतलब आप बोल सकते हैं सोने पे सुहागा। आगे जाके आपने लव मैरिज किया है और आपको आपका नाड़ी यूजुअली बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपके बच्चे पैदा मतलब होंगे नहीं होंगे, डिपेंड्स करता है। तो उसके लिए फिर हम लोग उसका एक पूजा करवाते हैं। तो मंगल दोष के लिए भी पूजा होता है, तो ये निवारण होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और ये है आपका विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु। मैं हूं शिल्पा ढींगरा और आज हम बात करेंगे ज्योतिषी के बारे में। जी हाँ, क्या है ज्योतिष ज्ञान, किस तरह ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने जीवन में खुशियों को लाने के लिए किस तरह से ज्योतिष हमारी मदद करता है। और ये सारी जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस की छात्रा, ज्योतिष एक्सपर्ट अंजू वाधवा जी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम मिलकर अंजू वाधवा जी का स्वागत करते हैं। उसके बाद उनसे जानेंगे ज्योतिष के बारे में कुछ अहम जानकारियां और कुछ दिलचस्प बातें, कुछ मिथ जिनके बारे में हमें गलतफहमियां भी हैं, उन सब के बारे में आज उनसे जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप और हम मिलकर अंजू वाधवा जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार अंजू वाधवा जी। नमस्कार शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ इस चैनल पे आने का मौका मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी ज्योतिष के बारे में। जैसे हमारा आज का विषय है ज्योतिष, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप उनको ये बताएं कि ज्योतिष आखिर है क्या। देखिए, ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है। जैसे कि ग्रह, नक्षत्र जो हमारे कुंडली में स्थित होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जन्म से लेके जो जन्म का समय होता है, जो स्थान होता है, जो तिथि होती है उस वक्त की, उससे मिला के हम जो एक कुंडली बनाते हैं उसे हम ज्योतिष कहते हैं। उसे हम ज्योतिष कहते हैं। अक्सर हमारे जीवन में जिक्र किया जाता है कुंडली के बारे में कि कुंडली जो है ये हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ज्योतिष में भी कुंडली का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है कि कुंडली अगर किसी की बना ली, उसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप सबसे पहले दर्शकों को इस कुंडली के बारे में जानकारी दें कि कुंडली क्या है। देखिए, जैसे मैंने आपको ज्योतिष के बारे में बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो कुंडली वही है कि जो हम जिसके जो व्यक्ति का जीवन होता है, जैसे ही उसका जन्म होता है, तो जन्म होते ही जो तिथि में उसका जन्म होता है, जिस समय पे उसका जन्म होता है और जिस स्थान पे उसका जन्म होता है, उसको कैलकुलेट करके हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। और ये चार्ट को जब हम एक पर्टिकुलरली जब हम एनालाइज करते हैं, उसको हम D9 कुंडली बोलते हैं या नवमांश कुंडली बोलते हैं। जी, आपने कुंडली के बारे में बताया। एक लग्न भी मैंने सुना है कि कुंडली, लग्न, इन सब चीजों को देख के हम जो है अपने जीवन के बारे में ये जानकारी निकालते हैं कि हमारे जीवन में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में, अगर मैं कहूँ व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो लग्न किस तरह से कुंडली में अहम स्थान रखता है या इसका कोई अलग रोल है ज्योतिष में? नहीं, लग्न इज इंक्लूडेड इन कुंडली ओनली, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है हमारा, जो फर्स्ट हाउस जैसे ही हमारा जन्म होता है, जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है उसे हम लग्न कहते हैं, ठीक है। अब लग्न कैसे कैलकुलेट होता है, वो कैसे पता चलता है? लाइक लग्न एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को बताता है, उसका स्वभाव बताता है, उसका बिहेवियर बताता है, उसका हेल्थ कैसा रहेगा वो बताता है। मतलब कंप्लीट ओवरऑल पर्सनालिटी से हम लोग एक लग्न को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, तो ये आपने बताया कि लग्न जो है वो हमारे किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में उसको बताता है कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये आपने बताया ग्रह, हर ग्रह का एक घर होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि जो कुंडली है इसके ग्रह में जो फर्स्ट हाउस है, राशि का जो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट ग्रह का घर अगर मैं कहूँ, तो वो क्या होता है, वो कितना महत्व रखता है?
बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हम लोग अपना एक इंसान का व्यक्तित्व बता सकते हैं जी। तो उसी से हम लोग बाकी के सारे ग्रहों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से ही सारा स्टार्ट होता है जी, वहाँ से सारी चीजें सारी एक पर्सनालिटी सब कुछ उसमें ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो आपने बताया कि पर्सनालिटी का जो हमारा स्टार्ट है वो वहीं से होता है, लग से उसके बाद ही हमें पता चलता है किस तरह व्यक्तित्व रहने वाला है। व्यक्ति का स्वभाव। और यहाँ आपने जिक्र किया था नावांश कुंडली का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी कुछ समय पहले आपने नावांश कुंडली की बात कही थी, तो नावांश कुंडली के बारे में आप बताएं कि नावांश कुंडली क्या है। देखिए, लग्न होता है कि हम लोग उस पर्सन का है ना पर्सनालिटी एंड स्वभाव हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नवांश कुंडली जो है वो हर एक हाउस को हम जो बोलते हैं, जो भाग को बोलते हैं, भावों को बोलते हैं, वो कंप्लीट एनालिसिस करता है, उसे हम नवांश कुंडली बोलते हैं। जी, जो नावांश कुंडली है वो प्रॉपर एनालाइज करता है। yes. अगर मैं हर एक भावों को एनालाइज करता है, हर एक ग्रहों को एनालाइज करता है। तो ये ग्रह एनालाइज करने से कोई योग भी निकल के आता है, क्या होता है योग? योग देखिए, बेसिकली योग जो है हम उसको कॉस्मिक अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉस्मिक अलाइनमेंट होता है ग्रहों का, उसमें शुभ और अशुभ ग्रह, शुभ और अशुभ जब ग्रह होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं। यहाँ आपने योग के बारे में बताते हुए ग्रह का जिक्र किया है। हर ग्रह की एक दृष्टि होती है, जैसे शनि देव है, शनि ग्रह है, तो उनकी भी दृष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ मैं आपसे ग्रह दृष्टि के बारे में जानना चाहूँगी कि ये जो ग्रह दृष्टि है ये हमारी कुंडली में किस तरह काम करती है, किस तरह प्रभाव डालती है और हमारे जीवन को किस तरह से इससे निर्देश मिलते हैं। देखिए, ग्रह जो है, ग्रह दृष्टि जिसे हम बोलते हैं, वो जिस ग्रह में, जैसे आप बोल रहे हैं शनि जी जिस ग्रह में हों, जिस हाउस में होंगे, वो जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे उधर उनका अलग अलग इफेक्ट्स होता है। तो ग्रह जो है वो भावों को और ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ग्रह दृष्टि जो होती है वो भावों को और ग्रहों को प्रभावित करती है और उसी से हमें आगे का परिणाम हम बता सकते हैं। जी, उसी से हमें आगे का परिणाम हमें मिल सकता है कि क्या होने वाला है आगे, यानी हमारे क्या चांसेस है, क्या चांसेस है, क्या हो सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है ग्रह दृष्टि के बारे में, दृष्टि से। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जब शादी होती है तो कुंडलियों का मिलान कराया जाता है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि इन दो व्यक्तियों की, इन दो जो है युगल हैं, जो मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो युगल हैं, लड़का लड़की हैं, इनकी कुंडलियों का मिलान कराया जाए। तो कुंडलियों के मिलान के पीछे एक विशेष रीज़न है या क्या है, क्यों मिलान कराया जाता है? देखिए, कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो कुंडली मिलान हम इसीलिए करते हैं ताकि दो लोगों की कंपैटिबिलिटी बनी रहे जी। उनके तारा, उनके नक्षत्र, उनका जो नाड़ी होता है, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं कुंडली मिलान में। और अगर ये सही, मतलब एक सही रिलेशनशिप को चलाने के लिए कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमें दोष भी पता चलता है कि लड़के में क्या दोष है, लड़की में क्या दोष है, क्या ये दोनों दोषों का परिहार मिल सकता है और आगे इनकी लाइफ ठीक से चल सके, इसीलिए वो हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। जी, कुंडली मिलान से पहले हम एक गुण मिलान करते हैं, जहाँ तक मैंने भी सुना है कि गुण मिलान भी होता है। तो ये गुण क्यों, अगर हमें कुंडली मिलानी है तो उससे पहले गुण मिला के देखा जाता है। 36 गुण होते हैं, तो 36 गुण मिला के ये देखा जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी इस मिथ के बारे में आप लोगों को बताएं कि 36 जैसे गुण हैं। तो कई बार होता है किसी के 4 गुण मिल रहे हैं, किसी के 5 गुण मिल रहे हैं, और कोई इतना सौभाग्यशाली है कि उसके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। तो वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, रेयर ऑफ द रेयर केस होता है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है पर्टिकुलर कि 36 में से इतने गुण मिले तो ये विवाह उत्तम है, या कितने गुणों पे इस विवाह को उत्तम नहीं माना जाएगा? देखिए, मिनिमम 18 होता है, 36 में से 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए। उसके आगे मिले तो इट्स योर लक, मतलब आप बोल सकते हैं सोने पे सुहागा। अगर वो उससे कम है तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगा। वो जो मैरिज है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, हर्डल्स रहेंगे, हर बात में मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। तो जितना हो सके हम 18 के ऊपर जो गुण होते हैं वो मिलना बहुत सही माना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करता है इंसान के पर्टिकुलर लाइफ में कि लाइक उनका आगे कैसा रहेगा। जी।
कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, इनकम कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, कितने बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें उससे हम गुण मिलान से हम पता कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो जैसे आपने बताया कि गुण मिलान से पता कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये तो वो रिश्ते हो गए जो परिवार एक दूसरे के लिए देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ अरेंज मैरिज, लेकिन जब बात आती है लव मैरिज तो इसमें क्या किया जाए? लव मैरिज में क्या होता है कि हमने किसी को पसंद किया या किसी दो लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, तो वहाँ तो जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो निभाता है प्रेम। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे ग्रह मिले या ना मिले। ये वाली सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो होती ऐसे है। नहीं है। देखिए आजकल के सिचुएशन में ऐसे हो गया है कि आप अगर लव मैरिज कर रहे हैं और आपने कुंडली नहीं मिलाई है या आपने गुण नहीं देखे हैं, तो आगे जाके जो डिफिकल्टीज हैं वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो फेस करना ही पड़ेगा आपको। तो इसका मैं आपसे एक छोटा सा सॉल्यूशन जानना चाहूंगी कि जैसे कि किसी के गुण नहीं मिल रहे, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है किस तरह की गुण को ना मिलने पर भी रिश्ता अच्छे से चल सके? जैसे कि मांगलिक दोष का मैंने सुना है कि मांगलिक दोष जब होता है तो उसमें एक सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद जो है शादी अच्छी चलने के चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। देखिए करने के लिए अगर जैसे अभी नाड़ी दोष है, मांगलिक दोष है, इनका निवारण हम लोग कर सकते हैं। इनका निवारण जैसे आगे जाके आपने लव मैरिज किया है और आपको आपका नाड़ी यूजुअली बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपको बच्चे पैदा मतलब होंगे नहीं होंगे, डिपेंड्स करता है। तो उसके लिए फिर हम लोग उसका एक पूजा करवाते हैं। तो मंगल दोष के लिए भी पूजा होता है। तो ये निवारण होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो लव मैरिज में कंसिडरेबल लेस होता है, उसका जो होता है ना वो कम होता है। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया, यहाँ मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी। अंजू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हर किसी की लाइफ में होता है कि एक मोटिव होता है कि हमने भाई यही अपने लिए करियर चुनना है, तो ज्योतिष चुनने का कोई महत्व कारण या जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपको ज्योतिष की तरफ झुकाव हुआ, या क्या कारण रहा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से आपने ज्योतिष विद्या सीख रही हैं, तो इसका क्या कोई खास रीजन? हाँ जी, खास रीजन यही है कि मैंने अपने जैसे ही मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मैं जेम स्टोन्स की मैंने पढ़ाई की, राशि रत्न जिसे बोलते हैं। जी जी। मेरा खुद का एक बिजनेस है, मैं जो आई एम रनिंग, आई एम अ प्रोपराइटर ऑफ ई जेम्स गैलोर इन बैंगलोर। या तो ये जेम स्टोन्स का मेरा बिजनेस है। बट क्या होता है ना, जेम स्टोन्स की पढ़ाई करना उतना ही काफ़ी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस जेम स्टोन्स का एक्चुअली उनको चैनलाइज करना था, उनके एनर्जीज को प्रॉपर चैनलाइज करना था। एंड जो आसपास के जो सराउंडिंग की एनर्जीज थी, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर लेती हूँ एनर्जीज के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एनर्जीज को कनेक्ट कर लेती हैं और लोगों के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जानकारी देना तो एक अहम है, लेकिन सही जानकारी देना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जानकारी तो कोई भी आपको बता देगा कि हाँ आपके जीवन में ये होने वाला है, लेकिन सही जानकारी जो होती है उसका इंतजार सबको रहता है। तो यहाँ मैं आपसे अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और उसी दिशा में चलते हैं। दशा और गोचर ये जो है ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इनका क्या महत्व है, ये क्या है, किस तरह से ये भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में बताएं। देखिए दशा जो होती है वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट, मतलब जो समय चल रहा है आपका। सो डिपेंड्स, अभी शनि दशा चल रही है, जैसे केतु दशा चल रही है, कितने साल तक चलेगी, तो दशा डिपेंड्स अपॉन द टाइम। ओके, गोचर होता है, लेकिन गोचर ग्रहों के चालों के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रह किस चाल में चल रहे हैं, तो दैट इज गोचर। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि दशा और गोचर के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि अगर शनि की जो दशा है वो कितने समय तक चल रही, तो इनका कोई उपचार उपाय भी होता है? देखिए बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि शनि हमेशा नेगेटिविटी देता है। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा नहीं होता। शनि गिव्स यू पॉजिटिविटी ऑल्सो। तो शनि हर जिसके राशि में जाएगा, जिसके कुंडली में बैठा रहेगा, वो नेगेटिव ही इफेक्ट करेगा, वैसा नहीं होता। क्योंकि ज्यादातर कहा जाता है कर्म फलदाता शनिदेव, तो उनका ध्यान आते ही सबसे पहले ये लगता है कि भाई अगर ये दशा हमारी कुंडली में आ गई है तो अब शायद शनिदेव से हमें पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि ज्यादातर ये मिथ है। तो मैं चाहूंगी इस मिथ को आप क्लियर करें। पनिशमेंट जो मिलती है कभी वो बहुत अच्छी भी होती है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं उसको। हाँ, नेगेटिव तो इफेक्ट्स होते ही हैं। तो उसके लिए उपचार यही है कि हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे उसका निवारण, मतलब उसको थोड़ा सा उसका इफेक्ट को थोड़ा कम किया। हाँ जी, पूजा विधि के माध्यम से कैसे उसके इफेक्ट को कम किया जाए, यही होता है।
जी, तो जैसे कि कुंडली जो है, कई बार क्या होता है कि कुछ जो आज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो क्या होता है एक ही समय में कई बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो उनकी कुंडली सेम होती है क्योंकि इनका समय जो है वो सेम है, तो क्या इस कुंडली में बिल्कुल सिमिलैरिटी होती है या कुछ बदलाव के चांसेस हैं? हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो कुंडलियाँ सेम भी मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों का कि आपकी कुंडली सेम है और मेरी कुंडली भी सेम है, बट आपको उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है, मुझे उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या कर्म किए हैं, आपका कैसा आपने कहाँ आपने जन्म लिया है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने जेम स्टोन्स के बारे में भी जानकारी ली है और उसका ज्योतिष से जुड़ना तो लाजमी है। हाँ, तो यहाँ मैं इसको ज्योतिष से जोड़ना चाहूँगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर ग्रह का एक स्टोन होता है, तो इस स्टोन के बारे में आप हमें जानकारी दें कि अगर किसी का शनि के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और वो किस हद तक लाभकारी होता है। रत्ती के अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि इतने रत्ती पहनना चाहिए। तो मैं चाहूँगी इन चीज़ों को आप सारे ग्रहों को, स्टोन्स को आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। हर एक ग्रह का एक एक स्टोन होता है, अलग अलग स्टोन होता है। जैसे हम लोग गुरु के लिए येलो सफ़ायर पहन लेते हैं, चंद्रमा के लिए हम लोग पर्ल पहन लेते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले मंगल दोष के बारे में डिस्क्राइब किया, तो मांगलिक जो होते हैं उनको मांगलिक पूजा तो करानी ही पड़ती है, और किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम लोग कोरल पहनते हैं, जिसे हम मूंगा कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो डिपेंड हैं, ये है आपके बॉडी मास के ऊपर। आपका बॉडी मास 1/10 ऑफ द बॉडी मास आपको एक एक स्टोन पहनना पड़ता है। वो जो भी नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर होगा, आप उनके पास अपनी कुंडली ले जाएंगे, वो बेस्ड ऑन योर ग्रह दशा दोष सब मिला के जब आपकी कुंडली को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आपको जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं। जेमस्टोन्स रेकमेंड करने से आपका, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सारे 100% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बट एटलीस्ट मैक्सिमम लेवल तक आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। जी, जैसे कि कई जो जेमस्टोन होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें धारण करने से पहले कोई विधि अपनाई जाए या कोई पूजा करी जाए। जैसे कि अब ये मिथ है या सत्य है, ये तो आप ही बता पाएंगे। कि मैंने सुना है कि नीलम जब पहनते हैं तो नीलम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उसको कहते हैं कि सोने एक दिन पहले पिलो के नीचे रख के सोएं। हाँ, या ऐसा कुछ है हर स्टोन को लेके? हाँ, देखिए, जो नीलम है, जिसे हम ब्लू सफायर कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है। डायमंड वो भी एक बहुत पावरफुल स्टोन है। तो हर कोई ऐसे ही नहीं पहन सकता इन स्टोन्स को। डिपेंडिंग आपका जब कुंडली का एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे ही स्टोन्स पहनना होता है। और एनालिसिस होने के बाद जब ब्लू सफायर जो आपने बोला अभी कि पिल्लो के नीचे रख के इसको पहले टेस्ट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि शनि जी तो आपको पता है अगर उल्टे पड़ गए तो बहुत इंसान को ऊपर से नीचे तक ला के रख देंगे, तो वैसा होता है। तो यस, ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली एक रियलिटी है कि ब्लू सफायर पहनने से पहले उसको पिल्लो के नीचे रखना है। अगर आपको अच्छे सपने आ रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो आप नीलम कंटिन्यू कर सकते हैं पहनना। बट अगर आपको पिल्लो के रखने के बाद आपको बेचैनी आ रही है या आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या बुरे सपने आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना बेटर है। जी, तो जैसे आपने बताया कि जो है स्टोन्स की हर किसी की एक अलग रेमेडी होती है, उसको धारण करने से पहले हमें उस रेमेडी को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेमेडी बोल सकते हैं हम उसको, एनर्जाइजिंग भी बोल सकते हैं हम उसको। पूजा किया, उसका मतलब है ना पॉजिटिविटी उसके अंदर डाला, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। स्टोन्स को एनर्जाइज करते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको शुद्ध करके पहना जाता है। उसके लिए हर एक स्टोन का अलग अलग मंत्र जाप होता है। फुल पॉजिटिविटी के साथ वो मंत्र जाप करके वो पहनने से उसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़रूर मिलता है। जी, यहाँ आपने डायमंड का जिक्र किया था, और डायमंड तो आजकल मैं अगर ये कहूँ कि ज्वेलरी के रूप में हम पहनते हैं। हमें मतलब हर किसी के पास डायमंड का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है कि भाई उन्होंने डायमंड की ज्वेलरी पहनी। तो क्या उस ज्वेलरी का राशि पे असर होता है या पर्टिकुलर कोई साइज, कुछ कैरेट्स में, कुछ रत्ती का होता है? कि देखिए, जो आप ज्वेलरी के लिए आजकल बेसिकली जो डायमंड्स यूज़ करते हैं वो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं। तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। एक्चुअल डायमंड जब पहनेंगे
तभी उसका इफेक्ट पता चलेगा। मतलब जैसे कि छोटे डायमंड्स होते हैं जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, छोटे छोटे डायमंड्स हैं, वो लैब ग्रोन, वो लैब ग्रोन होते हैं। और जो पर्टिकुलर होते हैं जैसे 1 कैरेट प्लस हो गए, अगर मैं ये कहूँ तो उसका असर पड़ता है। वो कहते हैं कि टच कुछ होना चाहिए, तो वो किस तरह से धारण स्किन करना टच चाहिए? इम्पोर्टेंट होता है हर एक स्टोन में। जैसे आप कोई भी अंगूठी बना रहे हैं या पेंडेंट बना रहे हैं, वो स्टोन आपके स्किन को टच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही वो वर्क करना शुरू करता है, पावर्स मिलते हैं उसको। जी, तो मतलब अगर जो स्टोन है सिर्फ धारण करना ही नहीं होता, आपके शरीर से उस स्टोन का जो जुड़ना है वो भी एक खास भूमिका निभाता है, तभी वो एक्टिव होगा, अपनी एनर्जी आप तक पहुंचा पाएगा। हाँ जी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी एजुकेशन के बारे में, कि जैसे कई बच्चे होते हैं घर में पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए हम कौन सा स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं? कि माँ बाप कहते हैं कि भाई ये पढ़ता नहीं है, इसको ज्योतिष को दिखाया और ज्योतिष ने कोई स्टोन बता दें जो ये पहन ले और इनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो यहाँ मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूंगी। हाँ, तो एजुकेशन के लिए कंप्लीटली नहीं दे सकते हम, बच्चे के फोकस के ऊपर दे सकते हैं, ताकि उसको एक स्टेबिलिटी मिले, एक कंसंट्रेशन मिले, उसका फोकस आगे बढ़े, उसको एक डायरेक्शन दिखे। तो उसके लिए पर्ल पहना जाता है, एमरल्ड पहना जाता है, जो आपके माइंड को स्टेबल रखता है। तो बच्चों को हम वो रेकमेंड करते हैं। यहाँ गुस्से के लिए भी मैंने सुना है कि जिनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है या गुस्सा ज्यादा आता है, उनके लिए भी पर्ल का सजेशन दिया जाता है कि आप पर्ल धारण करें। तो ये मतलब हर एज ग्रुप के हिसाब से साइज होता है पर्ल का, या फिर किस तरह से? नहीं, और आजकल ओरिजिनल और डुप्लीकेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आप आप किसी भी ऑथेंटिक लैब में ले जाइए, उसका टेस्ट करवाइए, ओरिजिनल है या नहीं आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ब्लाइंडली आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको किसी ने 1500 का पत्थर दे दिया, बोल दिया कि पहन लो, ये तो ओरिजिनल है, ऐसे नहीं होता। आप उसको पर्टिकुलरली जो आप परचेज कर रहे हैं उसको लैब में लेके जाइए, ऑथेंटिक वाले गवर्नमेंट लैब्स होते हैं, वहाँ ले जाइए, टेस्टिंग करवाइए। और जैसे आपने बोला कि गुस्से के लिए, तो गुस्से के लिए डेफिनेटली हम लोग पर्ल ही पहनते हैं। पर्ल रिलेटेड है चंद्रमा से, तो चंद्रमा जितना शीतल होता है, जितना काम होता है, वैसे ही वो पर्ल का इफेक्ट इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। जी, गुस्से को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको भी गुस्सा ज्यादा आता है तो पर्ल पहनिएगा, ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल हो सके और आप अपने जीवन के निर्णयों को शांतिपूर्ण तरीके से ले सके। क्योंकि निर्णय लेने में अगर हम गुस्से में कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत गलतियां हमारी आगे चल के दिखाता है, गलत निर्णय कई बार साबित हो जाता है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि जैसे साइज, जैसे मैंने स्टोन के साइज का जिक्र किया था कि इतने रत्ती का स्टोन पहनना चाहिए, तो ये किस एज के हिसाब से होता है, कुंडली के हिसाब से होता है, या किस तरह से इसको स्टोन्स तो कुंडली के हिसाब से ही पहने जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके ग्रह, आपके दशा, फिर आपके दोष, ये तीनों को एनालाइज करने के बाद ही आपको स्टोन रेकमेंड किया जाता है। एंड जो वेट आप बोल रहे हैं जिससे रिलेटेड, तो वेट डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि बच्चों को इतना पहनना है या बड़ों को इतना पहनना है। जैसे अभी आपका 60 किलो वजन है, तो मिनिमम 5+ कैरेट आप अगर पहनेंगे तो आपको वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। तो वो डिपेंड्स अपॉन 1/10 ऑफ योर बॉडी मास, जो मैंने आपको पहले बोला। 60 किलो है तो 5 कैरेट के ऊपर आपको पहनना है वो स्टोन, तभी आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगे। जी, जैसा आपने बताया कि आप जो हम सोचते हैं कि कुंडली के हिसाब से तो बताया ही जाता है, लेकिन एज के नहीं, वजन के हिसाब से आप जो है स्टोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितने वजन, कितने कैरेट का या कितनी रत्ती का स्टोन आपने धारण करना है, ये आपके वजन पे डिपेंड करता है। यहाँ मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल का जो ज़माना है, महंगाई वाला ज़माना, मिडिल क्लास फैमिली जो बेसिक है, मिडिल क्लास फैमिली, उसमें क्या होता है कि अब पंडित से तो उन्होंने पूछ लिया कि हमें ये स्टोन धारण करना है, डायमंड किसी को अगर सजेस्ट कर दिया, पर वो डायमंड ही जी 5 लाख का है और वो मंथली कमा रहा है 10,000 रुपए। तो इस तरह वो उसकी जगह कुछ और धारण करे या कुछ ऐसा उपाय करे, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप बताएं। हाँ जी, तो जैसे अभी आप डायमंड एफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे नीलम भी हाई क्वालिटी का एफोर्ड नहीं कर सकते, येलो भी नहीं, येलो सफायर भी नहीं एफोर्ड कर सकते, काफ़ी कॉस्टली स्टोन्स हैं। तो इनके सब्सटीट्यूट्स आते हैं। जैसे डायमंड से आप रिलेट कर रहे हैं तो डायमंड का सब्सटीट्यूट है जिरकॉन, ओपल, आप ये सब्सटीट्यूट्स वेयर कर सकते हैं। येलो सफायर का सब्सटीट्यूट है सिट्रिन, आप सिट्रिन पहन सकते हैं। नीलम का सब्सटीट्यूट है एमेथिस्ट, आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। तो ये जो सब्सटीट्यूट स्टोन्स हैं आप इनको पहन कर सकते हैं, जो बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आते हैं।
जी हाँ। तो जैसा आपने स्टोन के बारे में बताया, लेकिन हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। हाँ जी। तो जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसकी कुंडली सबसे पहले जो बनाई जाती है वो कुंडली बनाई जाती है, देखा जाता है कि इसमें कोई दोष तो नहीं है। तो क्या कई बार ये कहा जाता है कि इस दोष का निवारण एक पर्टिकुलर एज पर आकर होगा, तो ये किस तरह सच है और क्या निवारण उस समय हो सकता है? जैसे कई दोष होते हैं जिनका निवारण पंडित कहता है कि इतना ये कथा कराइए या ये पूजा कराइए इसके बच्चे के लिए, तो वो किस तरह से सच होता है? क्या मिथ है, सच है, क्या है? इसके बारे में आप नहीं, बताइए। ये तो सच बात है कि जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू से ही मैं बताती आई हूँ कि लाइक उसके स्थान, उसके तिथि और उसके समय के आधार पे ही हम लोग एक उनका कुंडली बनाया जाता है। तो बच्चों की जैसे ही कुंडली बनाई जाती है उनके बेसिस पे, उसके बाद उनके कुंडली में पता चल जाता है कि इनको कौन से दोष हैं, बच्चा मतलब आगे उनका क्या क्या कैसा लाइफ रहेगा, उनका एजुकेशन कैसा रहेगा, बच्चे का प्रोफेशन कैसा होगा और बच्चा आगे क्या करेगा, कितना क्या अचीव कर सकता है और उसके बीच में इसको क्या हर्डल्स आ सकते हैं, उसको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो है हम जब 5 साल 10 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए करना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुद ही अभी बाल उम्र में होते हैं। तो ये रेकमेंड तभी किया जाता है जब ये 18 साल के हो जाते हैं। तो 18 साल में थोड़े से मैच्योर भी हो जाते हैं, उनके बाद उनके दोषों का निवारण हम लोग कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि 18 साल की उम्र के बाद ही निवारण किया जाता है, लेकिन इस बीच जो परेशानियां बच्चों को चली आ रही हैं, क्या जैसे माँ और बच्चे का एक अलग ही कनेक्शन होता है, अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे के लिए कुछ निवारण, कुछ उपाय माँ भी कर सकती है या घर का और कोई सदस्य जो उनसे कनेक्ट हो वो कर सकता है या नहीं? देखिए, छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं तो उनका तो हम लोग पूजा विधि विधान से हम लोग थोड़ा बहुत उनको तकलीफ ना हो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपके कुंडली में बहुत केतु के दशा में बच्चा पैदा हुआ है तो वो मतलब हम लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट्स होंगे, तो 5 साल की उम्र में एक शांति पूजा कराई जाती है, तो ऐसे करके उसको कंट्रोल किया जाता है। बट जैसे ही 18 ईयर्स 20 ईयर्स का बच्चा होता है तो निवारण भी करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि काल सर्प दोष होता है किसी की कुंडली में, उसको हम नाग दोष भी बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में जो नासिक में है, और दूसरा होता है कालहस्ती टेम्पल में। तो ये 2 जगह इनकी निवारण की पूजा होती है, और उसके साथ साथ हम लोग कैटसाइक स्टोन रेकमेंड करते हैं पहनने के लिए। ज्यादातर मैंने सुना है, यहाँ आपने काल सर्प दोष का जिक्र किया, तो उज्जैन लोग ज्यादातर जाते हैं कि महादेव के मंदिर में दरबार में जाके हम उज्जैन में पूजा करें, तो पर आपने अभी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बोला, की बात करी है, तो यहाँ मैं इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहूंगी। देखिए, पूजा तो काल सर्प दोष है कि कहीं पे भी करवा लो, बट उसका जो मेन इफेक्ट आपको अगर चाहिए तो आपने जैसे बोला कि आप महाकाल टेम्पल जाएंगे, वहाँ पे भी करवा सकते हैं। बट मेन जो हमारे साउथ में हम बोलते हैं तो वो होता है एक तो कालहस्ती और दूसरा होता है नासिक में। ये 2 जगह पे काल सर्प दोष की पूजा होती है। जी, काल सर्प दोष जैसे अगर किसी की कुंडली में है तो वो इन 2 जगहों पर जाकर पूजा कराया जा सकता है, पूरी तरह से निवारण पाया जा सकता है। यहाँ पे काल सर्प दोष का ही अगर मैं जिक्र करूँ तो ये बताया जाता है कि महादेव को चांदी के सर्प को चढ़ाना, तो वो क्या कोई वजन के हिसाब से चढ़ाने होते हैं या दोष में कोई किस तरह से उसको डिफाइन किया जाए कि या सिर्फ नॉर्मली हमने बनवा के चढ़ा दिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा होता है वो आपकी इच्छा अनुसार, बट वो डोनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। चांदी का जो सर्प होता है, जब हम पूजा करवाते हैं, निवारण पूजा करवाते हैं तो सर्प को दान करते हैं, उससे थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम होता है। जी, तो जिस तरह बताया कि सर्प को दान करना होता है, चांदी के जो सर्प बनवाए जाते हैं उन्हें दान करते हैं, तभी इस दोष का निवारण हो पाता है, पूजा जो है सफल होती है। ऐसे ही कई और दोष भी हैं जिनके बारे में अगर मैं कहूँ तो हर दोष का निवारण अलग है, लेकिन मैं चाहूँगी कोई छोटी सी रेमेडी आप हमारे दर्शकों को बताएं, कोई छोटे छोटे टिप्स, जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो माँ सरस्वती की पूजा करें या क्या करें, या किसी के जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं तो वो क्या करें? 1-2 रेमेडीज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो। देखिए, जब मंगल दोष हम बोलते हैं, जो मांगलिक दोष है, उसके लिए मैंने तो आपको बताया कि हम कोरल स्टोन पहनते हैं, उसकी पूजा होती है, प्रॉपर पूजा होती है, ठीक है। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि हनुमान जी के टेम्पल चले जाइए, पीपल का पेड़ है उसको पानी डाल दीजिए एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे, तो उससे वो मांगलिक दोष का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। पितृदोष होता है, पितृदोष के लिए कन्याओं को पूजन कीजिए, कन्याओं को खाना खिलाइए, जैसे कि पितृपक्ष
आता है तो कन्याओं को बुलाइए, कन्याओं के मतलब ना खीर वीर कुछ बना के जी, खिला जी। दो, उनको मीठा खिला दो। उसके बाद पीपल के पेड़ पे दूध और पानी का जल चढ़ा दो, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट कम होता है। जी अंजू वाधवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, you so इतनी much. जानकारी साझा करी आपने दर्शकों के साथ, इतनी अच्छी रेमेडीज बताई। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इन सभी रेमेडीज से आप सबको फायदा जरूर होगा और आपके जीवन में खुशहाली जरूर रहेगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो अंजू मच वाधवा। शिल्पा जी, थैंक यू सो मच।